हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी के सफलता बैच में हम जनरल साइंस में आज बात करने वाले हैं हीट एंड टेम्परेचर के बारे में, ऊष्मा एवं तापमान के बारे में। इससे पहले दो लेक्चर जो हमने फिजिक्स में कंप्लीट किए हैं वो हैं साउंड। तो पहले लेक्चर में हमने साउंड के बारे में इंफॉर्मेशन देखा और देन नेक्स्ट लेक्चर में हमने साउंड को फिनिश करके उससे संबंधित जो एमसीक्यू थे जो विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं उसको कंप्लीट किया। और इस प्रकार से हमने अपना साउंड वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। अब फिजिक्स में ये हमारा सेकंड टॉपिक स्टार्ट होता है, लेक्चर नंबर ये थर्ड है, जिसका नाम है हीट एंड टेम्परेचर। ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपके एनटीपीसी में, एसएससी में या विभिन्न वनडे एग्जाम्स में अगर वहां पर साइंस का पोर्शन है तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते रहे और पूछे जाएंगे भी। तो अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है हीट एंड टेम्परेचर। चलिए तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारी जो पीडीएफ वगैरह है लेक्चर से संबंधित ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्राप्त होंगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक के माध्यम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। वहां पर जाकर आपको ये सारी पीडीएफ लेक्चर कंप्लीट होने के बाद प्रदान करा दी जाती है। क्लियर है? तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक हीट एंड टेम्परेचर। सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों कि हीट होता क्या है, ऊष्मा होती क्या है। तो सबसे पहले आप बताएंगे, हीट इज अ एनर्जी। ये एक प्रकार का ऊर्जा है। ऊष्मा कैसी ऊर्जा है? जो वस्तु को ठंडे अथवा गर्म होने का पता लगाती है। मतलब ये शो करती है हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट यदि वो ठंडा और गर्म है, ये जो हमें पता चला है जिस एनर्जी की वजह से, उसी एनर्जी को हम बोलते हैं हीट। और दोस्तों हीट एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। अदिश राशि क्या होती है आप बखूबी जानते होंगे, या जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा जिसमें हम आगे यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में चर्चा करेंगे, तो वहां मैं आपको बताऊंगा फिजिकल क्वांटिटी और ये स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है। नेक्स्ट, इसी को और हम डिटेल में समझते हैं हीट को। तो ऊष्मा क्या है? जो दैट इज ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू और मोर बॉडीज और देयर सराउंडिंग। मतलब हीट तभी ट्रांसफर होगी, तभी इसका स्थानांतरण होगा जब दो या दो से अधिक निकाय जो बॉडी होंगी उनके परिवेश के मध्य तापांतर होगा, यानी ताप में अंतर होगा। मान लीजिए एक जगह तापमान ज्यादा है, एक जगह तापमान कम है, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर जो है हीट जो है वो ट्रांसफर होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऊर्जा का प्रकार है जिसका स्थानांतरण दो या दो से अधिक निकायों अथवा उनके परिवेश यानी चारों ओर जो सराउंडिंग है उनके मध्य टेम्परेचर डिफरेंस, तापांतर के कारण होता है। अगर ताप में अंतर नहीं होगा, टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा, तो हीट ट्रांसफर नहीं होगी। हम वहां नहीं कह सकते कि यहाँ पर हीट ट्रांसफर हो रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी ऐसा यूनिट के बारे में। हीट का जो ऐसा यूनिट होता है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं जूल। लेकिन जो इसकी व्यावहारिक इकाई है, मोस्ट कॉमन यूनिट है, वो कैलोरी होती है। और हम सब जानते हैं एक कैलोरी में 4.186 जूल होते हैं, या हम बोल सकते हैं लमसम में 4.2 जूल। वहीं अगर हम इसको और देखेंगे तो एक जूल बराबर हो जाएगा 1/4.2 कैलोरी। तो ये इसकी जो यूनिट है वो आप याद रखेंगे। आई होप आप समझ पाएंगे हीट क्या होती है। आगे हम बात करते हैं, इसी हीट को हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों जो हीट का स्थानांतरण है वो तभी तक होता है जब तक कि वस्तु और उसके परिवेश के माध्यम का तापमान एक समान ना हो जाए। जैसे आप देखिए, ये एक वस्तु है, इसका है टेम्परेचर उच्च, हाई टेम्परेचर है, और एक वस्तु ये है जिसका टेम्परेचर है निम्न यानी लो टेम्परेचर। तो हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर स्थानांतरित हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। तो वही बोला मैंने, ऊष्मा का स्थानांतरण तभी तक होगा जब तक कि वस्तु और उसके परिवेश के मध्य का तापमान एक समान ना हो जाए। अब देखिए, यहाँ पर भी अब तापमान जितना था वही तापमान यहाँ पर हो गया, इन दोनों ऑब्जेक्ट एक से हो गए, तो अभी देखिए यहाँ पर हीट ट्रांसफर होना बंद हो गया है। मेरी मतलब जो कहने का मतलब है वो ये है कि हीट जब भी तक ट्रांसफर होगी अपने सराउंडिंग में या किसी दूसरी बॉडी के पास, जब तक कि उन दोनों निकायों का या सराउंडिंग और ऑब्जेक्ट का जो है टेम्परेचर वो सेम ना हो जाए। ठीक है। और हीट जो ट्रांसफर होती है कहाँ से? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर। उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर ही ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ये तीन चार पॉइंट फैक्ट आपको जो है अभी याद रखने हैं। तो हमने पहले देखा कि हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी जो ठंडे और गर्म होने का पता लगाती है, और दो या दो से अधिक निकाय या उनके परिवेश के मध्य तापांतर के कारण इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इन ट्रांसफर होती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ऐसा यूनिट देखा और फिर हमने देखा तब तक इसमें हीट ट्रांसफर होगी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की ओर जब तक कि दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। और ये हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर जो है
गति करती है या ट्रांसफर होती है। ठीक है? आइए अब हम समझते हैं तापमान क्या है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही क्या है, ऊष्मा एवं तापमान। तो अब समझना है तापमान क्या है। अभी तो हमने देखा हीट क्या है। देखिए तापमान एक भौतिक राशि है। कैसी राशि है? फिजिकल क्वांटिटी है, जो व्यक्त करती है, दैट एक्सप्रेस, क्या व्यक्त करती है? अमाउंट, डिग्री और इंटेंसिटी को, मात्रा, स्तर और तीव्रता। किसकी मात्रा, किसका स्तर, किसकी तीव्रता, यानी किसका अमाउंट ये बताएगा, किसका डिग्री बताएगा, किसका इंटेंसिटी बताएगा। तो बताएगा ऑफ हीट प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट, यानी किसी पदार्थ के वस्तु या पदार्थ या वस्तु में निहित जो ऊष्मा है, उसकी मात्रा, उसका स्तर, उसकी तीव्रता बताती है। मान लीजिए आपने एक बर्तन में पानी लिया और पानी को गर्म किया। उस पानी को गर्म करने के बाद आप जो बताएंगे कि ये कितना गर्म है, इसका कितना अमाउंट है, हाँ, इसकी इंटेंसिटी कितनी है इस पानी की, तो ये सब जो आप बता रहे हैं वही तापमान है, जिसकी ऐसा यूनिट होती है केल्विन। आप दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हो टेम्परेचर के बारे में, कि किसी वस्तु के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा ही क्या है, तापमान है, यानी जो आंतरिक ऊर्जा होती है। इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस, मतलब मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर निहित जो छोटे-छोटे उसके जो पार्टिकल हैं, मॉलिक्यूल हैं, कण हैं, वो जितनी स्पीड में गति कम करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, उनका टेम्परेचर उतना ज़्यादा होगा। और जिनके अणुओं की गति जितनी कम होगी, गतिज ऊर्जा जितनी कम होगी, वो उतनी ही टेम्परेचर उसका, तापमान उसका उतना ही कम होगा। जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, यदि ताप सिस्टम, अब सिस्टम क्या है पहले यहाँ पे समझिए। देखो, ये है एक सिस्टम, येलो कलर से आपको दिख रहा होगा, और ये है एक निकाय। तो या तो परिवेश से निकाय के मध्य ऊष्मा का स्थानांतरण होगा, या निकाय से परिवेश के मध्य ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो ये सराउंडिंग और सिस्टम को आप समझ लीजिए। अभी आते हैं फिर यहाँ पर। अब भैया यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, यदि सिस्टम यानी निकाय का तापमान हाई है, इसका मतलब है उसकी औसत गतिज ऊर्जा भी उच्च है। ये लिखा है औसत गतिज ऊर्जा। तो टेम्परेचर जिसका ज्यादा होगा, उसके अणुओं की काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा भी ज्यादा होगी। और मान लीजिए यहाँ पर है सराउंडिंग परिवेश, परिवेश के जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है उनके मॉलिक्यूल की, वो कम है, तो उनका टेम्परेचर भी क्या कम होगा। यानी यदि निकाय के गतिज ऊर्जा अधिक होगी सराउंडिंग से, तो समझ जाना कि निकाय का तापमान ज्यादा है और परिवेश का तापमान कम है। और इस प्रकार की स्थिति में जो तापमान है, जो हीट है, वो निकाय से परिवेश की ओर क्या हो जाएगी, स्थानांतरित हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। आई होप आप ये बात समझ पाए। जैसे यहाँ पर एक बार देख लीजिए आप, निकाय का तापमान ज्यादा है और सराउंडिंग का तापमान कम है। अब देखिए, ये मान लीजिए निकाय का तापमान है ज्यादा, तो निकाय से सराउंडिंग की ओर, इस ओर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर जो है, सॉरी, ऊष्मा जो है वो स्थानांतरित हो जाएगी। किसकी वजह से हुआ? क्योंकि परिवेश और निकाय के मध्य तापमान का अंतर हो गया, और यहाँ पर हाई टेम्परेचर था, यहाँ पर लो टेम्परेचर था, इसलिए निकाय से परिवेश की ओर तापमान जो है वो स्थानांतरित हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि निकाय के अंतर जो मॉलिक्यूल हैं, जो इसके पार्टिकल्स हैं, उनकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा थी, और जो परिवेश है इसके चारों ओर का, उनके जो अंतर ऊर्जा थी, या हम कहेंगे उनकी जो औसत गतिज ऊर्जा थी, वो कम थी। इसलिए परिवेश का तापमान कम और निकाय का तापमान ज़्यादा, और निकाय से परिवेश की ओर जो है वो टेम्परेचर क्या कर गया, ट्रांसफर कर गया। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। लास्ट में टेम्परेचर के बारे में और एक पॉइंट आप बता सकते हैं कि किसी वस्तु की तप्तता और शीतलता का आपेक्षिक मान। जहाँ हीट ये शो कर रही थी कि कोई चीज हॉट और गर्म है, वहीं ये बताता है कि कितना गर्म और कितना ठंडा है। रिलेटिव वैल्यू ऑफ द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी टेम्परेचर बताता है कि कोई वस्तु कितनी गर्म और कितनी ठंडी है, वहीं ऊष्मा ये बताती है कि वस्तु गर्म और ठंडी है। क्लियर है? तो आप ऊष्मा और तापमान में डिफरेंस समझ गए होंगे। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एक पॉइंट आप और याद रखेंगे, यदि सिस्टम यानी निकाय से ऊष्मा ट्रांसफर होती है परिवेश में, यानी दान देता है जब ये, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और अगर ये एक्सेप्ट करेगा, रिसीव करेगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, ये पॉइंट पूछा गया है, ऐसे याद रखेंगे आप। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और हमारा टॉपिक आता है टेम्परेचर स्केल, तापमान पैमाना समझना है। दोस्तों हम 4 तापमान पैमाने यहाँ पर लिए हुए हैं, जिनका नाम है सेल्सियस, जिसका नाम है फ़ारेनहाइट, जिसका नाम है केल्विन और जिसका नाम है र्यूमर। हमने 4 टेम्परेचर इसके लिए, जिसमें र्यूमर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट हमारे लिए है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। इन सभी स्केल की एक खास बात है कि इन सभी का एक फ्रीजिंग पॉइंट होगा और इन सभी का एक बॉइलिंग पॉइंट होगा, यानी एक इनका हिमांक बिंदु होगा, एक क्वथनांक बिंदु होगा। अब किसका हिमांक बिंदु कितना होता है और क्वथनांक बिंदु कितना होता है, हम समझ लेते हैं। मान लीजिए हम सेल्सियस की बात करते हैं, तो सेल्सियस का जो हिमांक बिंदु होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। हिमांक बिंदु का मतलब होता है यहाँ से जो पानी है वो जमना शुरू हो जाएगा, जम जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जहां पर पानी उबलने लगता है, क्वथनांक बिंदु वो होता है जहां पर पानी उबलने लगता है। तो सेल्सियस जो पैमाना है,
उसका हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस है और क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस है। यानी हम कह सकते हैं कि सेल्सियस पैमाने के अकॉर्डिंग पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा और 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाएगा। सेम ऐसा ही हम फ़ारेनहाइट में देखते हैं। फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी जमता है यानी फ्रीजिंग पॉइंट है, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ये बॉइलिंग यानी उबलता है। ये इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, क्वथनांक बिंदु हो गया। केल्विन में भी सेम होगा। केल्विन में 273.15 केल्विन पर पानी हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है और 373.15 केल्विन पर ये उबलने लगता है, यानी इसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। र्यूमर में 0 डिग्री र्यूमर पर फ्रीज हो जाता है और 80 डिग्री र्यूमर पर ये बॉयल हो जाता है, उबलने लगता है। खास बात है इनकी कि हम सारे पैमानों को अगर इनके डिवीजन देखते हैं कि कितने कितने भागों में विभक्त हैं, तो आप देखेंगे सेल्सियस पैमाना 100 भागों में विभक्त है, 0 से लेके 100। वहीं फ़ारेनहाइट के आप डिवीजन देखेंगे तो 180 भाग इसके होते हैं। अगर आप केल्विन में देखेंगे तो 100 पार्ट हो रहे हैं, 273.15 से 373.15, यानी कि 100 पार्ट में ये डिवाइड है। और 0 से 80 पार्ट में डिवाइड है ट्यूमर। ये कहाँ काम में आएंगे अभी मैं आपको आगे बताऊंगा जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कुछ और फैक्ट हैं डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन और र्यूमर के बारे में। डिग्री सेल्सियस जो है वो स्वीडन के वैज्ञानिक एंडर्स सेल्सियस ने दिया। फ़ारेनहाइट जर्मनी के वैज्ञानिक डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने दिया। केल्विन को ब्रिटेन के साइंटिस्ट लॉर्ड केल्विन ने दिया और र्यूमर को फ्रांस के साइंटिस्ट डी र्यूमर ने दिया। ये सन आप याद नहीं रखेंगे क्योंकि इनमें बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ बुक्स कुछ देती हैं, है ना, गूगल कुछ देता है, तो इस पे आप ध्यान इतना नहीं देंगे। तो ये हमने देखा डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर। अब इनकी तुलना से कुछ फॉर्मूले मिलते हैं, वो हम आगे समझते हैं। यानी इनके बीच में आपको रिलेशन देखना हो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और र्यूमर के बारे में, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है कि टेम्परेचर स्केल माइनस मिनिमम अपॉन मैक्सिमम माइनस मिनिमम। मतलब जो तापमापी है उसका नाम लिखेंगे, उसमें से न्यूनतम को घटाएंगे, बटे में अधिकतम में से न्यूनतम को माइनस करेंगे, तो एक फॉर इनके बीच में जो संबंध है वो प्रदर्शित होता है। जैसे तापमापी हमने पहले लिखा डिग्री सेल्सियस, तापमापी की जगह हमने तापमापी लिख दिया, माइनस इसका न्यूनतम कितना होता है 0, अपॉन अधिकतम कितना होता है 100 और न्यूनतम कितना था 0। इसके रिलेशन में रखा हमने फ़ारेनहाइट को, तो फ़ारेनहाइट तापमापी है, माइनस इसका न्यूनतम कितना होता है 32, अभी देखा था हमने, देखिए यहाँ पर अगर आप फ़ारेनहाइट का देखेंगे तो 32 है, केल्विन का 273.15 है, र्यूमर का 0 है, इसका अधिकतम 212 है, इसका 373.15, इसका 80 है। तो भाई यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब हम केल्विन में देखते हैं, तो केल्विन में तापमापी की जगह केल्विन लिखा, माइनस न्यूनतम कितना था 273.15 अपॉन अधिकतम, अधिकतम कितना है 373.15 माइनस न्यूनतम माइनस 273.15 बराबर रिलेशन रखा र्यूमर के साथ। तो तापमापी की जगह र्यूमर रखा, माइनस मिनिमम उसका 0 होता है अपॉन अधिकतम 80 होता है माइनस न्यूनतम 0 होता है। इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो इधर डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ये 432 रहेगा, ये रहेगा, ये आर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 100 में से 0 जाएगा तो 100, 212 में से 32 जाएगा 180, 373.15 में से जाएगा 273.15 बचेगा 100 और 80 में से 0 जाएगा तो 80। यहाँ पर भी आप इसको फॉर्मूला मान सकते हैं, लेकिन हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। तो डिग्री सेल्सियस इन सब का हमने नीचे से जो सेम कट रहे थे उनको काट दिया, जैसे 5 से, ये 20 से 5 बार जाएगा, 20 से 9 बार जाएगा, 20 से 5 बार जाएगा और 20 4 बार जाएगा। तो हो गया डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9 बराबर केल्विन माइनस 273.15 अपॉन 5 एंड इज इक्वल टू र्यूमर अपॉन 4। अब जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ से थोड़ा हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि अगर सेल्सियस पैमाने पर सेल्सियस 50 बताता है तो फ़ारेनहाइट में ये मान कितना होगा। यानी वो कह रहा है कि मान लीजिए डिग्री सेल्सियस बराबर 50 डिग्री सेल्सियस है, तो यही डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो यहाँ पर बेसिकली पूछ रहा है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन है। तो देखो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को अगर हमें देखना होगा तो बस इन दोनों को उठा लो। तो हमने वही किया, डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9, यही है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बस। अब जो हमारे पास मान दिया है वो हम रखेंगे, जैसे डिग्री सेल्सियस का हमारे पास मान है 50, तो हमने रखा 50 यहाँ पे अपॉन 5 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9। यहाँ आप देखेंगे 5 से जाएगा 10 टाइम और इस 10 का मल्टीपल होगा 9 में, तो ये हो जाएगा 90 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। अब ये 32 इस साइड आएगा तो डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर क्या हो जाएगा 90 प्लस 32, और इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हमारा आंसर हो गया। यानी आपसे पूछा जाएगा डिग्री सेल्सियस पर यदि मान 50 है तो भाई फ़ारेनहाइट पे कितना होगा, हम बताएंगे 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में ही तुलना है, तो अगेन हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9। डिग्री सेल्सियस की जगह हम यहाँ पर रखेंगे 40 अपॉन 5
इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9। 9 का यहाँ पर मल्टीपल होगा, तो अब देखेंगे यहाँ से तो अगर हम यहाँ पर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम 8 टाइम इससे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, और यहाँ पर ये 9 का मल्टीपल होगा इसमें, तो ये हो जाएगा 72 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। ये 32 अब साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो हम लिखेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 72 प्लस 32, और यहाँ पर जो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा वो कितना होगा, 104। यानी यदि सेल्सियस में आप मान 40 लेते हो तो डिग्री फ़ारेनहाइट में वही कितना हो जाएगा, 104। ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि अगर डिग्री सेल्सियस माइनस 40 लिया तो देखो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में 40 लिया तो फ़ारेनहाइट में कितना है, 104। बच्चे क्या कर देते हैं, अगर डिग्री सेल्सियस में माइनस 40 लिया तो यहाँ पर भी कर देते हैं माइनस 104। यहाँ पर भी क्या कर देंगे, माइनस 104, जो कि बिल्कुल गलत है। इसको भी हमें सॉल्यूशन ही इसका करना पड़ेगा, अदरवाइज ये गलत होगा। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं कैसे, तो देखिए अगेन वही फॉर्मूला, डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन, यहाँ पे लिखेंगे 9। डिग्री सेल्सियस की जगह हम माइनस 40 रखेंगे अपॉन 5 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9। ये 5 से 8 टाइम अगेन जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 72 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। अब कुछ नहीं करेंगे, माइनस 32 को इधर भेजेंगे तो डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 72 प्लस 32। यहाँ पर खास बात है, आप देखेंगे माइनस प्लस माइनस होगा, यानी कि ये दोनों आपस में माइनस होंगे, लेकिन माइनस का ही मान आएगा, तो हम पहले जो चीज बड़ी होती है उसको लिखें माइनस। अब 72 में से 32 जाएगा तो आएगा 40, यानी डिग्री फ़ारेनहाइट का मान कितना आ रहा है, माइनस के 40। ठीक, माइनस का 40। यहाँ पर कमाल की बात यह है कि जब आपने डिग्री सेल्सियस में माइनस 40 लिया तो फ़ारेनहाइट में भी 40 आया, यानी हम ये समझ गए कि जो माइनस 40 है, माइनस 40 है, ये एकमात्र ऐसा तापमान है, यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस 40 इज ओनली टेम्परेचर एट विच डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट बोथ गिव सेम रीडिंग, बोथ गिव सेम रीडिंग। मतलब हम कह सकते हैं कि डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 40 पर एक समान पाठ्यांक प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, लिख लेना, एक समान पाठ्यांक प्रदर्शित करते हैं, एक समान पाठ्यांक प्रदर्शित करते हैं किस तापमान पर, आपका आंसर होगा -40। यही जरूर याद रखेंगे, -40 एक ऐसा मात्र तापमान है जिस पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों समान पाठ्यांक प्रदर्शित करते हैं। अब कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे टेम्परेचर के बारे में ही है ये सारे फैक्ट, यानी ताप के बारे में ही है। क्या क्या ये फैक्ट है, तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट में 98.6, एक्यूरेट होता है 98.4, और 310 केल्विन। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आगे मैं आपको एक बार चेंज करके भी बताऊंगा। पृथ्वी का तापमान जो होता है वो 15 डिग्री सेल्सियस होता है, कमरे का तापमान होता है 27 डिग्री सेल्सियस, रक्त जो ब्लड बैंक में पाया जाता है उसका होता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर होता है 20 डिग्री सेल्सियस, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ये सारे पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने वाले हैं डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बारे में संबंध। तो डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 बराबर केल्विन माइनस 273.15 अपॉन 5 होगा। देखो यहाँ पर अगर हम सेल्सियस और केल्विन को उठाएंगे तो इस फॉर्मूले पर जरा आप एक बार नजर घुमाइए और यहाँ पर आकर देखिए। देखिए यहाँ पर हमने डिग्री सेल्सियस और केल्विन को उठाया, तो डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 बराबर होगा केल्विन माइनस 273.15/5, और वही यहाँ पर हमने देखा है। देखिए डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू के माइनस 273.15/5, यही लिखा है। अब इससे आपको क्या समझना है, देखिए यहाँ पर 5 से 5 जो है डिवाइड हो जाएगा, तो एक्चुअल हमारा पास जो सिंथेसिस होके फॉर्मूला आ रहा है वो क्या है, डिग्री सेल्सियस बराबर के माइनस 273.15। यानी हम जब भी सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन निकालेंगे तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे। अब जैसे एक ह्यूमन टेम्परेचर पर हम देख लेते हैं, जैसे हमने देखा था कि ह्यूमन टेम्परेचर केल्विन में कितना दिया हुआ है, 310 केल्विन। आइए उसी को हम देख लेते हैं। डिग्री सेल्सियस में इसको निकालना है तो हम डिग्री सेल्सियस में निकालेंगे, तो बराबर केल्विन की जगह कितना रखेंगे, 310 माइनस 273.15। डिग्री सेल्सियस से अगर हम निकालेंगे तो लमसम में कितना आ गया, 37। क्लियर है। अगर हम 0.5 रख देते तो कितना आता, तो आप बताएंगे 90, तो 36.89 आ जाता। क्लियर है। तो ऐसे अगर इसको आप फ़ारेनहाइट में बदलना चाहो तो फ़ारेनहाइट में बदल सकते हो। अब मान लीजिए हम देखना चाहते हैं जीरो केल्विन पर क्या होगा। अगर हम केल्विन जीरो ले लें तो सेल्सियस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, रिलेशन देख रहे हैं।
तो हमने देखा डिग्री सेल्सियस बराबर के माइनस 273.15, फॉर्मूला यही रख दिया हमने एज इट इज। तो डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन की जगह कितना रखेंगे, जीरो, माइनस 273.15। तो हमारा आंसर कितना है, डिग्री डिग्री सेल्सियस बराबर माइनस 273.15, यानी जीरो केल्विन पर सेल्सियस में मान कितना पहुंच जाएगा, 273.15 डिग्री सेल्सियस। यदि आप केल्विन जीरो लेते हैं तो डिग्री सेल्सियस में मान कितना पहुंच जाएगा, 273.15। क्लियर है। तो 273.15, और यदि आप सेल्सियस में देखेंगे, सेल्सियस में हो गया, और यदि आप इसी को फ़ारेनहाइट में देखना चाहते हैं तो माइनस के 459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। या आप न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखेंगे कि केल्विन को फ़ारेनहाइट में चेंज करें तो आप देख पाएंगे इसको। क्लियर है। तो ध्यान रखना, अब ये जीरो, यानी जब आप केल्विन में जीरो ले लेते हैं तो सेल्सियस में बेईमान कितना होता है, माइनस के 273.15। फ़ारेनहाइट में कितना होता है, माइनस के 459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, देखिए, जीरो केल्विन पर सेल्सियस भी नेगेटिव मान दे रहा है और फ़ारेनहाइट भी नेगेटिव मान दे रहा है, और जीरो केल्विन क्या है, आइए यहाँ पर देख लेते हैं। यही लिख दिया मैंने कि सेल्सियस में 273.15 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में इतना होता है। आगे देखेंगे, ये है न्यूनतम संभव तापमान, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, यानी इसके नीचे तापमान संभव ही नहीं है। यानी केल्विन में जीरो से नीचे तापमान संभव नहीं है। और जीरो केल्विन का मतलब क्या है, माइनस के 273.15 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ज्यादा न्यूनतम तापमान है, बहुत ज्यादा। वहीं आप देखेंगे, इसी को हम बोलते हैं, जीरो केल्विन को ही परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर भी हम इसको बोलते हैं। मतलब ये परम शून्य ताप है, इससे ज्यादा शून्य कुछ नहीं है। यानी ये टेम्परेचर में सबसे ज्यादा नीचे स्तर पर है, नीचे पायदान पर है। और इस टेम्परेचर पर क्या होता है, एट विच वाइब्रेशन ऑफ एटम इज फ्रीजेज, माध्यम के जो कण हैं वो कंपन करना बंद कर देते हैं जीरो केल्विन पर। और ये बताया किसने था, विलियम थॉमसन, जिनको हम लॉर्ड केल्विन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो ये जीरो केल्विन के बारे में। और ध्यान रखना, जीरो केल्विन की खास बात क्या है, कैन नॉट हैव नेगेटिव टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल, यानी केल्विन पैमाने पर आप कभी भी ऋणात्मक मान प्राप्त नहीं कर सकते। यानी केल्विन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव आप नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि जीरो केल्विन में आप देख रहे हैं डिग्री सेल्सियस माइनस में कितना हो गया और फ़ारेनहाइट कितना हो गया, और जीरो केल्विन से नीचे कुछ होता नहीं है। तो कभी भी आप केल्विन पैमाने पर नेगेटिव जो वैल्यू है वो कभी नहीं देख पाएंगे। क्लियर है। चलिए, तो कभी भी अगर केल्विन के साथ माइनस लगाओ तो आप उसको गलत मानेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है यहाँ पर। अब हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर एक हमारा सवाल है कि एट विच टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन बोथ गिव सेम रीडिंग। अभी हमने देख लिया था डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में, अब हम डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच में रिलेशन देख रहे हैं यहाँ पर। तो कुछ नहीं, हमने मान लिया कि वो तापमान एक्स तापमान है, जिस तापमान पर डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन बराबर होंगे। बस क्या करना है, एक्स और फ़ारेनहाइट और केल्विन की जगह हम एक्स रखेंगे। तो पहले हम रिलेशन वाला फॉर्मूला उठाया वहां से, तो डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9 बराबर के माइनस 273.15/5 हो जाएगा। अब फ़ॉरेंट की जगह भी हम एक्स रखेंगे, माइनस 32/9 बराबर केल्विन की जगह भी हम एक्स रखेंगे, माइनस 273.15/5। यहाँ से 5 का मल्टीपल यहाँ पर होगा तो 5x माइनस 160 हो जाएंगे, और यहाँ पर 9 का मल्टीपल होगा तो ये 9x हो जाएंगे, और इसमें मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 2458.35। क्लियर है। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, 5x उस साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये जो माइनस की वैल्यू इस साइड आएगी तो प्लस की हो जाएगी। तो 2458.35 में से माइनस करेंगे 160 तो आएगा 2298.35। उधर 9x में से 5x जाएगा, बचेगा 4x। यहाँ से 4 नीचे आएगा, इसको हम डिवाइड करेंगे तो x का मान आ जाएगा 574.158। और यदि हम यहाँ पर 0.5 नहीं लेंगे, 273 अकेला लेंगे तो आएगा 574.25। यानी 574.25 वो तापमान है जिस पर डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन दोनों सेम रीडिंग देंगे। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने लिया डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों -40 पर बराबर हो रहे थे। फ़ारेनहाइट और केल्विन दोनों 574.25 पर बराबर हुए। ये देखिए हमने यहाँ पर अभी करके देखा है। अब हमें देखना है डिग्री सेल्सियस और केल्विन कितने टेम्परेचर पर बराबर होंगे, क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए, फॉर्मूला है डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन माइनस 273.15। जैसा हमने देखा कि लेट एक्स, तो यहाँ पर भी हम एक्स मानेंगे और डिग्री सेल्सियस और केल्विन की जगह एक्स रखेंगे, -273.15। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक्स से एक्स डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि डिग्री सेल्सियस कभी भी इक्वल नहीं होगा केल्विन के। डिग्री सेल्सियस कभी भी किसके इक्वल नहीं होगा, केल्विन का। यानी ऐसा कोई तापमान है ही नहीं जिस तापमान पर डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों बराबर हो पाए। तो भाई यहाँ पर लिखा है देयर इज नो टेम्परेचर एट विच जीरो डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन बोथ गिव सेम रीडिंग। यानी ऐसा कोई भी तापमान नहीं है जिस पर डिग्री सेल्सियस और केल्विन एक समान पाठ्यांक दें। आई होप ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होंगे। चलिए, अब एक स्टेप हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ हम सब
मैंने दो बर्तन लिए, एक में पानी है, एक में बर्फ है। 5 मिनट तक हमने दोनों को हीट दिया यहाँ पर। और हीट देने के बाद मैंने ये देखा कि जो पानी मैंने 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका लिया था, वो 5 मिनट बाद बढ़कर हो गया 20 डिग्री सेल्सियस। लेकिन मैंने बर्फ में देखा कि उसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस था, और आफ्टर 5 मिनट, 5 मिनट के बाद भी उसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस ही रहा। मेरा दिमाग खराब कि ये टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ा, जबकि हीट दोनों को हमने बराबर दिया है, 5 मिनट तक हमने हीट दिया है इसको। लेकिन मैंने एक चीज अनुभव की कि ये जो बर्फ है, ये थोड़ी थोड़ी सी मेल्ट होने लगी। ये थोड़ी थोड़ी सी बर्फ जो है वो पिघलने लगी, मेल्ट होने लगी। लेकिन टेम्परेचर सेम रहा, टेम्परेचर में कोई अंतर नहीं आया। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस अभी भी था, और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस अभी भी था। तो मेरे दिमाग ने मेरे से प्रश्न पूछा कि जो मैंने ये हीट दी है, ये गई कहाँ? 5 मिनट की जो मैंने हीट इस आइस को दी है, वो कहाँ गई? यहाँ तो दिख रहा है कि भाई टेम्परेचर बढ़ा है, लेकिन यहाँ पर कहाँ गया? तो फिर मुझे समझ में आया कि जो हीट टेम्परेचर इंक्रीज कर दे, तापमान को बढ़ा दे, समझ जाना वो सेंसिबल हीट है। वो कौन सी हीट है? वो सेंसिबल हीट है। और जो तापमान को ना बढ़ाए, लेकिन अवस्था परिवर्तन कर दे, यानी यहाँ पर आइस थी, इसको पानी में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब ये जो मेरी हीट थी, जो मैंने 5 मिनट तक दी है, ये केवल अवस्था परिवर्तन में खर्च हो गई। यानी इसको हम बोल देंगे लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा क्या करती है, आप बताएंगे आगे से। अवस्था परिवर्तन। संवेदनशील ऊष्मा क्या करती है? टेम्परेचर को बढ़ाती है। आइए, ये दोनों पॉइंट आप समझ गए होंगे कि गुप्त ऊष्मा का काम क्या है। जो अवस्था में परिवर्तन करेगी, पानी बर्फ को पानी में बदलेगी, पानी को भाप में बदलेगी। लेकिन संवेदनशील ऊष्मा हमेशा टेम्परेचर को बढ़ाती चली जाएगी। ये दो पॉइंट क्लियर हुए, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इससे आप एक चीज समझे कि जो टेम्परेचर होता है, यहाँ पर लिखा है हीट होती है, जो हीट में इंक्रीज द टेम्परेचर और नॉट। यानी ऊष्मा तापमान को बढ़ा भी सकती है और नहीं भी। मतलब कैसे? तो देखिए, जब वह तापमान को बढ़ा रही, तो मैंने अभी बताया वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी सेंसेबल हीट। और जब वह तापमान को नहीं बढ़ा रही होगी, उस समय वो लेटेंट हीट का काम कर रही होगी, यानी वो उस समय अवस्था परिवर्तन कर रही होगी, यानी स्टेट में चेंज कर रही होगी, है ना? तो वो हीट कहीं जा रही है, लेकिन वो किस में जा रही है? अवस्था परिवर्तन करने में खर्च हो रही है। और एक पॉइंट और रखेंगे कि ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। बर्फ के पिघलने और पानी के उबलने के दौरान तापमान नियत रहता है। कैसे रहता है, आप समझते हैं इस ग्राफ से। ये ग्राफ है जिसमें ये वाई एक्सिस शो कर रहा है तापमान को, और एक्स एक्सिस शो कर रहा है हीट को, ऊष्मा को। यानी जैसे जैसे हम इस साइड जाएंगे तो हीट बढ़ेगी, और ऊपर जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा। अब इस ग्राफ को समझने के लिए हम दो दो पॉइंट हर जगह मार्क करेंगे। जैसे मान लीजिए, पहले हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया और एक पॉइंट यहाँ पर लिया। दोनों से हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर लंब डाला। जैसे एक्स से यहाँ से एक्स एक्सिस पर लंब डाला, और वाई एक्सिस पर लंब डाला। अगेन यहाँ से भी एक्स एक्सिस पर लंब डाला और वाई एक्सिस पर लंब। आप देखेंगे यहाँ पर कि पहले हीट यहाँ से यहाँ पहुंची, तो और यहाँ से यहाँ पहुंची, तो टेम्परेचर भी आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया। यानी जैसे जैसे हम हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, कहने का मतलब। तो हीट देने पर अगर टेम्परेचर बढ़ता है, तो हम उसको क्या कहेंगे? यदि हीट देने पर टेम्परेचर बढ़ता है, फ्रेंड्स, एक सेकंड में इसको, यहाँ यहाँ आप समझे कि जैसे जैसे हीट देने पर अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसको हम कहेंगे, शॉर्ट में लिख देंगे मैं यहाँ पर, सेंसेबल हीट। क्योंकि संवेदनशील ऊष्मा क्या करती है? तापमान को बढ़ाती है। तो यहाँ पर लिख दिया सेंसेबल हीट। लेकिन धीरे 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 यहाँ तक पहुंचा 0 डिग्री सेल्सियस, और ये बर्फ थी। और अभी भी ये 0 डिग्री सेल्सियस की क्या रही है? यहाँ पर भी आइस ही है। लेकिन अब कितने डिग्री सेल्सियस की? 0 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने इस एक्सेस पर देखा, यहाँ पर भी मैंने अगेन दो पॉइंट लिए। एक पॉइंट यहाँ पर लिया, एक पॉइंट यहाँ पर लिया। यहाँ से भी एक्स एक्सिस पर लंब डाला, और फिर यहाँ से वाई एक्सिस पर लंब डाला। और इसको भी, यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ कि हीट तो बढ़ रही है, लेकिन टेम्परेचर एक ही जगह स्थित हो गया 0 डिग्री सेल्सियस पर। यानी मैं ऊष्मा तो दे रहा हूँ, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब मैं क्या समझा? इसका मतलब ये है कि अगर आप हीट देते हो और टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, तो वो जो हीट कहलाती है, वो कहलाती है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या करी? अब ये जो आइस है, लेकिन इसने एक काम किया होगा। इसने काम किया है कि इस आइस को कन्वर्ट कर दिया वाटर में, पानी में। किस में कन्वर्ट कर दिया? वाटर में। तो ये अवस्था परिवर्तन हो गया। आइस से क्या कन्वर्ट हो गया? यहाँ आइस से बन गया पानी। तो ये हो गया लेटेंट हीट। अगेन फिर यहाँ पर मैंने दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर। दोनों से हमने यहाँ पर एक लंब डाला एक्स एक्सिस पर, एक लंब डाला वाई एक्सिस पर। अगेन
एक लंब डाला एक्स एक्सिस पर और एक लंब डाला हमने वाई एक्सिस पर। हम क्या देख रहे हैं कि हीट बढ़ा तो टेम्परेचर भी यहाँ से यहाँ पहुंचा, यानी हीट बढ़ने पर जब तापमान बढ़ता है तो हम सब जानते हैं हमको क्या करना है। हीट बढ़ने पर जब तापमान बढ़ने लगे तो उसको हम बोलते हैं सेंसेबल हीट। तो अगेन हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये हमारे लिए है सेंसेबल हीट। क्लियर है। अगेन फिर अब हम पहुंचे 0 डिग्री सेल्सियस पर, और ये जो पानी है, सॉरी 100 डिग्री सेल्सियस पर, अब ये पानी जो है वो पहुंच गया है 100 डिग्री सेल्सियस पर। ये जो वाटर है इसका टेम्परेचर अब कितना हो गया है, 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर। अगेन यहाँ पर मैं दो पॉइंट लूंगा, देखूंगा कि यहाँ पर ऊष्मा तो बढ़ रही लेकिन तापमान एक ही जगह स्थिर है। तो जब ऊष्मा बढ़ने पर तापमान ना ऊष्मा बढ़ने पर तापमान ना बढ़े तो ऐसी हीट को हम बोलते हैं अगेन लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट अवस्था परिवर्तन करती है। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर अवस्था परिवर्तन हो रहेगी, और ये पानी जो है वो अब कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, भाप में। ये पानी जो है, ये वाटर जो है, ये कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में, जिसको हम बोलते हैं वेपर। ठीक है, भाप में ही कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि क्या होगा यहाँ पर, अगेन यहाँ पर अवस्था चेंज हुई, पानी से भाप बन गया। भाप मतलब का है गैस फॉर्म में आ गया। और अगेन आप देखेंगे आप यहाँ पर जैसे जैसे हीट बढ़ रही है, जैसे जैसे हम ताप ऊष्मा बढ़ा रहे हैं, तापमान भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगी, सेंसेबल हीट। ये ग्राफ आपको बहुत कुछ बताएगा फ्रेंड्स, सेंसेबल हीट और लेटेंट हीट। अब याद रखना है, जब पानी से बर्फ बनती है, जब बर्फ से पानी बनता है तो उसको बोलते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और जब पानी से भाप बनती है तो उसको बोलते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या बोलते हैं, यहाँ पर दो वर्ड आए आपके सामने, एक LHF और एक वर्ड आया LHV। इन दोनों का मतलब हम समझ लेते हैं और अपने टॉपिक को फिनिश करते हैं आज। लेटेंट हीट ऑफ, इसको बोलते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब इसको बोलते हैं हिंदी में गलन की गुप्त ऊष्मा। गलन की गुप्त ऊष्मा इसको बोला जाता है। और इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपर, वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन। ठीक, हिंदी में कहेंगे इसको वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। यानी ऐसी ऊष्मा जो पानी को भाप में बदल दे उसको हम वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, और ऐसी ऊष्मा जो बर्फ को पानी में बदल दे उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। आप याद रखेंगे गलन की गुप्त ऊष्मा और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा आपसे आगे जाके पूछी जाएगी, तो ये सब चीजें आपको याद रखना है। क्लियर है। तो गलन की गुप्त ऊष्मा गलाने के लिए और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा पानी को भाप बनाने में कन्वर्ट होती है। आज के लिए इतना ही। इन सारी चीजों को आप एक बार रिवाइज करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इन टॉपिक को आप बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे ताकि आगे जो हम न्यूमेरिकल वगैरह से सॉल्व करेंगे वो आप पे बहुत आसानी से बन जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।